गवर्नर उसराह के अनुसंधान एवं विकास केंद्र पे आपका स्वागत है। इसकी स्थापना 2013 में हुई थी, 11 साल हो गए इसकी जो है। और यहाँ पर हम धान अनुसंधान से शुरुआत किए थे, लेकिन बाद में गेहूं पर भी अनुसंधान कर रहे हैं। और सब्जियों के बीज जैसे कि नरेंद्र शिवानी वैरायटी है, उसका भी हम लोग बीज पैदा करते हैं। तो बहुत सारी जो मस्टर्ड में हमने ट्रायल किया था, जो सरसों की किस्में हैं, उसमें भी हम लोग चाहते हैं कि कौन सी वैरायटी। तो हमारा मेन काम जो है वैराइटल टेस्टिंग पर रहता है। और इसके अलावा हम एक ऑर्गेनिक फार्मिंग पे भी रिसर्च कर रहे हैं पिछले करीब 7-8 साल से। और ये हमारे पीछे जो आप खेत देख रहे हैं, इसमें हम लोग धान और गेहूं खरीफ में के मौसम में और रबी के मौसम में गेहूं लेते हैं। और उसके धान रोपाई से पहले हम इसमें जो है ढैंचा लगाते हैं। तो क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम कोई केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं डालते हैं और कोई पेस्टिसाइड नहीं डालते हैं, तो हमारा मुख्य उद्देश्य अभी जो है ऐसी जातियों का चुनाव करना है जिसमें कि कोई बीमारी या कीड़ा नहीं लगता हो, और ऐसे तकनीक का विकास करें जिससे कि हम जो है शुद्ध जो है कहिए कि चावल और गेहूं जो है हम किसानों को और उपभोक्ताओं को दे सकें। धान में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मतलब इसमें हम जो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट है धान के खेत में और गेहूं के केस में भी हम जो है सरसों की खली और नीम की खली डालते हैं। और नीम का तेल भी हम प्रयोग करते हैं यदि कोई कीड़ा वगैरह लग जाता है धान में जैसे। लेकिन जब नीम की खली प्रयोग करते हैं तो इसमें कीड़े का कम प्रकोप होता है। और ढैंचा हम लोग शुरू में उसको उगा करके खेत में मिला देते हैं, तो उससे जो है हमारा जो नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट है पौधे की, वो काफ़ी हद तक मीट हो जाती है। और जैसे ही हम लोग कोई सिम्टम देखते हैं कि पहले शुरू में हमने इसमें वर्मी कंपोस्ट भी दिया था, और बहुत सारे जो सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया हैं, फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग, पोटास सॉल्युबलाइजिंग और नाइट्रोजन के लिए जो है एजोटोबैक्टर और ये सारे ट्राइकोडर्मा वगैरह सबका हमने इस खेत में प्रयोग किया है। और समय समय पर जो हम रिसर्च करते हैं उसमें भी हम प्रयोग करते रहते हैं। तो इसमें धान में हमने देखा कि एक जो प्रमुख बीमारी है वो फॉल्स स्पॉट है। बाकी तो जैसे ब्राउन स्पॉट है उसके लिए हम रेजिस्टेंट वैरायटी मिल जाती है, लेकिन फॉल्स स्पॉट के लिए जो हरदा रोग भी कहते हैं, पीला पीला होता है, उसके लिए कोई वैराइटल रेजिस्टेंस नहीं है। और उसके लिए हम जो है जो ससेप्टेबल वैरायटी है वो ड्रॉप कर देते हैं, और जो रेजिस्टेंट वैरायटी है चाहे वो एस्केप मैकेनिज्म हो, पहले कट जाए या बाद में कट जाए, तो ऐसी वैरायटीज़ का हम चुनाव करते हैं जो कि जिसमें फॉल्स स्पॉट नहीं लगे। क्योंकि फॉल्स स्पॉट लगने पे उसका एक चावल की क्वालिटी बहुत ख़राब हो जाती है और उस चावल को आप खा नहीं सकते हैं क्योंकि उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। और गेहूं में समस्या जो है वो करनाल बंड की है। हमने देखा कि यहाँ पे जब मार्च में वर्षा हो जाती है तो गेहूं में करनाल बंड का इन्फेक्शन हो जाता है। और उसके लिए भी जो है दोनों फॉल्स स्पॉट हो चाहे करनाल बंड हो, उसके लिए प्रोपिकोनाजोल जो टिल्ड के नाम से भी कमर्शियली अवेलेबल है, वो उसके स्प्रे से ही वो कंट्रोल होता है। और चूंकि हम इसमें कोई केमिकल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, तो हम जो होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस है, मतलब कि ऐसी वैरायटी का चयन करें जिनमें कि ये जो बीमारी है वो बिल्कुल नहीं लगे। तो इसी क्रम में हम बहुत सारी जातियों का चुनाव करते हैं। बहुत सारी जातियां जो है हम लोगों को मिली भी हैं जो कि एस्केप मैकेनिज्म के थ्रू अर्ली वैरायटी है, तो उसमें फॉल्स स्पॉट नहीं लगता है। बहुत लेट वैरायटी है, उसमें भी फॉल्स स्पॉट नहीं लगता है। काला नमक का भी इसमें हम चुनाव कर रहे हैं, बौनी प्रजातियां हैं, और जो टॉल वैरायटीज़ हैं उनका भी इसमें सिलेक्शन कर रहे हैं। और गेहूं के केस में हमारा हार्वेस्ट प्लस प्रोग्राम है सीजी सेंटर का, सीएट का, उनके साथ हमारा कोलैबोरेशन है। और जो धान में है वो इरी के साथ है, इरी फिलीपींस के साथ है। इसके अलावा हम CRRI, NRRI कटक और IIRR हैदराबाद, इनके साथ भी हम इनके ट्रायल करते हैं। और उनमें से भी हम ऐसी जातियों का चुनाव करते हैं जिनकी की उपज अच्छी हो और जिनमें कि कोई रोग और कीड़ा नहीं लगे। तो अभी हम लोगों ने देखा है कि
बासमती की भी किस्में जैसे 1509 है, वो भी स्केप कर जाती है। 1121 है, उसमें भी बहुत कम लगता है। और साथ ही साथ जो काला नमक की वैरायटीज़ हैं, एक हमने 120 दिन वाला काला नमक लगाया है, उसमें भी इसका जो प्रकोप कम होता है। तो जो काला नमक की जो ट्रेडिशनल वैरायटी है, जो लेट ड्यूरेशन है, वो भी स्केप कर जाती है, क्योंकि उस समय तक जब फ्लावरिंग होती है, जैसे 25 अक्टूबर के करीब जो है, तो उस समय फास्ट सिस्मर का प्रकोप कम हो जाता है। तो हम लोग पिछले मतलब 7-8 सालों से लगातार ऐसी किस्मों का चुनाव कर रहे हैं, और फिर जो ऑर्गेनिक फार्मिंग जो करते हैं किसान, उनके यहाँ भी हम लोग देते हैं, जिससे कि हमारा जो सिलेक्शन है वहाँ पर भी वो रेजिस्टेंस हो। तो एक ऐसे ही जो क्षेत्र है सिसवा में जो है, वो ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं। और लेकिन हम जब वहाँ गए तो हमने देखा कि जो काला नमक हमने दिया था, उसमें भी फाल्स स्मट आ गया था। तो फिर उस वैरायटी को हम लोग ड्रॉप कर दिए, फिर दूसरी वैरायटीज़ का सिलेक्शन कर रहे हैं। तो हम लोगों का ये टेक्नोलॉजी जो है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में कौन सा कैसे करें, जैसे कि पौधे को पूरा न्यूट्रिएंट मिले। धान में तो कोई समस्या नहीं है कि धान में चूँकि हम ढांचा लगाते हैं, तो हमारी फसल देख लीजिए अभी एकदम से हरी है, इसमें कोई नाइट्रोजन डिफिशिएंसी का सिम्टम नहीं है। लेकिन गेहूं में उसको नाइट्रोजन कम मिलता है, और उसके लिए हम लोग धान कटने के बाद जो ये कोशिश कर रहे हैं कि जो भी हम लोग सरसों की खली दे रहे हैं, उसको हम या वर्मी कंपोस्ट भी देंगे उसमें। तो उसके साथ हम जो है ये जो फास्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया हैं या पोटाश सॉल्युबलाइजिंग है, उनको भी हम मिक्स करके दें हर साल, जिससे कि पौधों को जो NPK की अवेलेबिलिटी है वो बढ़ जाए, और हमारा उपज जो है, अभी तक हम लोगों ने देखा है कि मतलब हमारा टारगेट ये है कि कम से कम जो है 15 क्विंटल धान और 15 क्विंटल गेहूँ इसकी पैदावार हो। और हम लोग 12 क्विंटल तक तो पहुंच गए हैं, लेकिन 15 क्विंटल हमारी मतलब कोशिश है कि 15 क्विंटल धान 15 क्विंटल गेहूँ पैदा करें। और इसमें हम प्याज वगैरह भी लेते हैं, ऑर्गेनिक प्याज जो है, थोड़ी हमारी ज़मीन बच जाती है। तो सब्जियों की भी, सब्जी के लिए थोड़ी यहाँ समस्या है कि नीलगाय का प्रकोप बहुत होता है, तो कोई सब्जी बचती नहीं है, इसीलिए हम लोग धान गेहूँ पे ही कंसंट्रेट कर रहे हैं। प्याज थोड़ा बच जाता है, इसलिए कि प्याज को भी वो शुरू में लाइक नहीं करती हैं, तो प्याज को हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है। लेकिन बाहर जो है, यहाँ तक कि जो ढांचा हम लोग लगाते हैं, उसमें भी नीलगाय का प्रकोप हो जाता है। कोशिश हम लोग करते हैं कि कैसे नीलगाय से बचाव किया जाए, लेकिन वो रात में 10-12 के झुंड में आएंगी, वो सारा का सारा जितना ढांचा वो खा जाएंगी। पहले तो नहीं होता था, लेकिन अभी इधर 2-3 सालों से होना शुरू हो गया है। तो कुछ हम फेंसिंग की भी व्यवस्था कर रहे हैं, कुछ हम सीसल लाए हैं, हम बॉर्डर पर जो है सीसल लगा रहे हैं, और सीसल से क्या है कि वो हमारे खेत में नहीं आएगी। तो इस तरीके से हम बायो फेंसिंग का भी उस पर अनुसंधान कर रहे हैं कि सीसल लगा करके कैसे हम मतलब नीलगाय के प्रकोप को कम कर सकते हैं या बिल्कुल बचा सकते हैं। तो ये हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग का अनुसंधान है। इसके अलावा हम जो है, जो हमारा सामने वाला प्लॉट है, इसमें हम लोग जो उन्नत किस्में हैं, धान की बौनी किस्में हैं, उनका हम लोग देश और विदेश से मंगा करके उनका परीक्षण करते हैं। और हमारी सोच है कि हम इसमें 60 या 70 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, कम से कम 30 क्विंटल प्रति एकड़ की उपज हम लें। और 30 क्विंटल प्रति एकड़ के लिए हमारे पास कौन सी ऐसी वैरायटी होनी चाहिए जो गिरे नहीं, क्या हमारा इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट होना चाहिए, और वैरायटीज़ में हम मतलब उनकी उपज क्षमता जो है वो बढ़ाने के लिए, जैसे कि बौनी किस्में हैं, अभी आपको दिखाएंगे कि हम लोगों ने और भी बौनी किस्मों का विकास किया है, जो कि वैसे तो औसत उनकी उपज जो हाइट जो है करीब 100 सेंटीमीटर होती है, लेकिन हम लोगों की कोशिश है कि 80 सेंटीमीटर की वैरायटीज़ डेवलप करें, और जिसमें कि यदि हम 150 किलो नाइट्रोजन दें तो वो गिरे नहीं जो है। तो अभी हमारे खेत में ऑलरेडी ये वैरायटीज़ हैं, और
हम लोगों की कोशिश है कि भविष्य में जब हमारे चावल की आवश्यकता बढ़ेगी तो उसको कैसे हम ज़्यादा उपज वाली किस्में दे करके फिर हम लोग किसानों से ज़्यादा उपज की उम्मीद करते हैं। एक हम लोगों ने बौना IRI के कोलैबोरेशन में जो है बौना काला नमक की वैरायटी जो है सेलेक्ट किया है, पूसा CRD KN2, और उसका भी हम लोग न्यूक्लियस और ब्रीडर सीड पैदा कर रहे हैं। और ये वैरायटी भी बौनी किस्में है जिसमें कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसानों के यहाँ तो 18 कुंटल प्रति एकड़ तक की उपज आई है, और हम लोग भी इस कोशिश में है कि 18 से लेकर के 20 कुंटल प्रति एकड़ की पैदावार लें। इसमें हमने एक 120 दिन वाला भी काला नमक, बौना काला नमक निकाला है, जो कि एक म्यूटेशन से नेचुरल म्यूटेंट है, और उसको भी हम सीड मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और किसानों के यहाँ भी हमने बीज दिया है कि यदि उसमें थोड़ा बहुत अरोमा है तो जो लेट वैरायटीज़ है उसमें हमारा ये जो नीलगाय है उसका अटैक हो जाता है, क्योंकि बाकी जब धान कट जाता है और वही रह जाता है तो नीलगाय उस पर टूट पड़ती हैं और काफ़ी नुकसान होता है। कभी कभी तो पूरा का पूरा कुछ किसानों ने बताया कि खेती उनका खा जाती है वो। तो ये जो हमारा 120 दिन वाला काला नमक है, ये उम्मीद है कि समय से कट जाएगा और नीलगाय से प्रभावित नहीं होगा। तो ये हमारा अनुसंधान है काला नमक में और बौनी किस्मों में भी। इसके अलावा हम लोग धान की सीधी बुआई, इसको करीब हम पिछले 14 साल से काम कर रहे हैं। और धान की सीधी बुआई मतलब कि 2 तरीके से है, एक सिंचित क्षेत्रों में है और एक जो है वर्षा आधारित जो खेती होती है उस पर है। जो सिंचित क्षेत्र है, जिनके पास पानी का साधन है, उसमें हम लोग पानी का प्रयोग करते हैं। हमारे फार्म में भी सिंचित क्षेत्र है तो जिसमें पानी की कमी नहीं होती है, और इसमें हम लोगों की कोशिश है कि 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर मतलब 20 क्विंटल प्रति एकड़ की उपज हम लोग लें। और दूसरा है कि जो असिंचित क्षेत्र हैं, जो वर्षा आधारित हैं, उसमें भी हम लोग ऐसी किस्मों का चुनाव कर रहे हैं कि उसमें करीब 15 क्विंटल 14 क्विंटल प्रति एकड़ की उपज हो और वो वर्षा आधारित हो। उसमें क्या है कि हम लोग रुपाई नहीं करते हैं, तो उसमें करीब 4,000 रुपये प्रति एकड़ की बचत होती है, 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर जो है। और क्योंकि हमारा जो रुपाई का खर्चा है वो कम हो जाता है, और जैसे हम गेहूं बोते हैं वैसे ही हम धान बोते हैं। तो अभी आपको हम दिखाएंगे, इसमें देखेंगे कि ये जो लंबी वाली किस्म है ये हमारा काला नमक की ट्रेडिशनल वैरायटी है, और इसमें भी कुछ हमको वैरायटीज़ मिली हैं जो गिरती नहीं हैं। एक बर्डपुर सिलेक्शन है जो कि उसका चावल भी खाने में अच्छा है। उसके अलावा हम लोगों ने एक और छोटे दाने का काला नमक निकाला है, तो उसका भी सीड मल्टीप्लाई कर रहे हैं जिससे कि वो गिरे नहीं, जो है पौधा उसका गिरे नहीं और खाने में स्वाद अच्छा हो। इसमें करीब 15 वैरायटी का हम लोग ट्रायल कर रहे हैं 3 एप्लीकेशन में, और कुछ हमारा जर्मप्लाज्म भी है काला नमक का, वो भी हम लोग मेंटेन करते हैं, क्योंकि उसमें से भी हम लोग हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम में कैसे भविष्य में बेहतर से बेहतर काला नमक की वैरायटी दें उस पर काम कर रहे हैं हम लोग। ये जो देखिए बौना किस्म है, ये जो सामने वाली जो बौना किस्म आप देखिए कि इसकी ऊंचाई जो है, हालांकि अभी इसकी फ्लावरिंग जो है 1 महीने बाद होगी, लेकिन ये इसकी हाइट जो है 80 से 90 सेंटीमीटर तक होगी। और इसमें हम उम्मीद करते हैं कि यदि हम 150 किलोग्राम नाइट्रोजन देंगे तो इसकी उपज भी अच्छी होगी और पौधा गिरेगा नहीं। तो पौधा आजकल चूँकि कंबाइन से हार्वेस्टिंग होती है, तो कंबाइन हार्वेस्टिंग में यदि पौधा गिर जाता है तो उसमें समस्या होती है। लेकिन यदि हम ऐसी किस्मों का चुनाव करें जो कि बजाय 100 सेंटीमीटर के वो करीब 80 सेंटीमीटर की हो, 20 सेंटीमीटर हम उसकी हाइट कम कर दें, तो इसमें हम ज़्यादा खाद दे करके करीब 150 किलोग्राम नाइट्रोजन जो अभी पंजाब के किसान प्रयोग करते हैं, तो हमारा इसमें हर बार हमारा जो एक्रिप की हमारी ट्रायल आते हैं उनमें से हम वैरायटीज़ का सिलेक्शन करते हैं, जो ईरी से मटेरियल आता है उसमें भी सिलेक्शन करते हैं, और फिर हम जो
हमारी नॉलेज में जो विभिन्न जो अनुसंधान केंद्र हैं वहाँ पर भी जो वैरायटी होती है उनको मंगा करके फिर हम इनको एवेलुएट करते हैं कि कैसे हम धान का उत्पादन यदि भविष्य में होता है तो हम 30 क्विंटल प्रति एकड़ की उपज प्राप्त कर सकें। उसके लिए क्या करना होगा, जैसे कि हम पहले बताया कि इसमें भी हम सरसों की खली प्रयोग कर रहे हैं, नीम की खली प्रयोग कर रहे हैं, जिससे कि हमारा कोई, आप देखेंगे कि कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट की डिफिशिएंसी नहीं आती है। और वो जो खली है उससे हमको पूरा मतलब माइक्रोन्यूट्रिएंट मिल जाता है। कुछ 6% वैसे नाइट्रोजन भी होता है जो कि धीरे धीरे पौधे को मिलता है। लेकिन हम लोग 12-32-16 जो इफ्को का NPK है और साथ ही साथ यूरिया, उसका प्रयोग करके हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा होता है कि जब हम 10 क्विंटल धान उपजाने की बात करते हैं तो उसके लिए करीब 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, मतलब कि करीब 45 किलोग्राम यूरिया चाहिए आपको। तो यदि आप पौधे को उतनी खुराक नहीं देंगे तो वो उतनी उत्पादन नहीं कर पाएगा। तो हम लोग की ये कोशिश है कि इसको नाइट्रोजन भरपूर दें, उसी के हिसाब से हम इसमें फास्फेट और पोटास का प्रयोग करें। सरसों की खली और नीम की खली दें। नीम की खली से क्या होता है कि इसमें कीड़े वगैरह नहीं लगते हैं, और सरसों की खली से मतलब इनिशियली इनको माइक्रोन्यूट्रिएंट वगैरह सब मिल जाता है और हमारा सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन भी जो है बढ़ जाता है। तो इस तरीके से हम चाहते हैं कि भविष्य में जो है ऐसी किस्में आवें जो कि कम से कम, वैसे सब संकर धान में करीब 30 क्विंटल प्रति एकड़ की उपज आती है, लेकिन संकर धान में 2 समस्या है। एक तो फॉल्स स्मट की है और दूसरा उनका जो ग्रेन क्वालिटी है वो बढ़िया नहीं है। तो हमारे रिसर्च में हम ये कोशिश करते हैं कि इसको जब हम हार्वेस्ट करते हैं, इसका धान जो है तो उसको कुटवा करके मतलब मिलिंग और हलिंग करके उसकी हम ग्रेन क्वालिटी भी टेस्ट करते हैं। उसको पका करके हमारे पास राइस कुकर भी है, इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड, तो उसमें भी देखते हैं कि एरोमा कैसा है और फिर उसको पका करके देखते हैं कि इसकी क्वालिटी कैसी है। क्योंकि क्वालिटी में आजकल सम्मा मसूरी जो है एक खाने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वैरायटी है। लोग अपने खाने के लिए संभा लगाते हैं और हम लोग की ये कोशिश है कि संभा ग्रेन क्वालिटी की वैरायटीज़ फिर हम दें। तो हमारे यहाँ किसान आते हैं, हम लोग धान दिवस मनाते हैं, उसमें आकर के वो देखते हैं कि कौन सी वैरायटी अच्छी है और जो वैरायटी उनको अच्छी लगती है फिर हम उनको 2-2 किलो बीज जो है, चाहे वो धान का हो चाहे गेहूं का है, ऑन फार्म टेस्टिंग के लिए फ्री में देते हैं। तो इसमें हमारे बहुत सारे किसान जुड़े हुए हैं। बिहार के किसान हैं, फिर वो छत्तीसगढ़ में किसान हैं, झारखंड में है, उड़ीसा में है। तो हम किसानों के साथ अनुसंधान करते हैं और रिसर्च स्टेशन को भी हम देते हैं, मतलब बीज जो है। लेकिन हमारा मुख्य जो, क्योंकि किसान ही है जो कि अल्टीमेट यूजर होता है किसी वैरायटी का, तो हम ये कोशिश करते हैं कि किसानों से फीडबैक लें कि वो वैरायटी मतलब उनको कैसा लगा, खाने में कैसा है, जिससे कि वो हमारा जो टेक्नोलॉजी डिसेमिनेशन प्रोसेस है वो फास्ट हो जाए। और यदि किसान उसको लाइक करता है तो फिर वहाँ से सीड की डिमांड आती है और सीड भी हम लोग यहाँ से भेजते हैं, मतलब कि TCI के थ्रू, या छोटा क्वांटिटी होता है तो उसको हम लोग पोस्ट ऑफिस से भी भेजते हैं। हालांकि खर्चा ज़्यादा आता है लेकिन उनको समय से मिल जाता है। और उसके बगल में जो वैरायटी है उसकी लीफ इरेक्ट है, तो जब इरेक्ट लीफ होती है तो उसमें क्या होता है कि उसका जो फोटोसिंथेसिस है वो बढ़िया होता है। और ये जो ड्रूपी लीफ होती है इसमें क्या है कि मॉइस्चर ज़्यादा देर तक रहता है तो बीमारियां वगैरह भी आती हैं। तो हम लोग की ये कोशिश है कि हम लोग ऐसी वैरायटीज़ को सेलेक्ट करें जो कि जिनकी इरेक्ट लीफ हो, मतलब वो ड्रूपी नहीं होना चाहिए, जो कि एक दूसरे पर कवर करें। तो ये भी हम लोग ध्यान रखते हैं कि भविष्य में कैसी वैरायटीज़ हम लोग सेलेक्ट करें जो है। हाँ, अब ये देखिए कि ये जो किस्में हैं इनमें इरेक्ट लीफ है, मतलब सीधी पत्तियां हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो फोटोसिंथेसिस है वो बढ़िया होता है, और जहाँ पे पत्तियां एक दूसरे के ऊपर गिरती हैं वहाँ पर वो फोटोसिंथेसिस बढ़िया नहीं होता है। तो हम लोग की ये भी कोशिश है कि वैरायटी गिरे नहीं और इरेक्ट लीफ हो, जिससे कि वो
ज़्यादा से ज़्यादा मतलब उसमें फोटोसिंथेसिस करके और फिर हमारी ज़्यादा पैदावार दे। काला नमक, बोना काला नमक है। हाँ, इसमें देखिए इसकी लीफ जो है ट्विस्टेड होती है, इसकी ये प्रॉपर्टी है। इसका जीन कहाँ से आया है वाला, लेकिन आप देखिए कि वो वैरायटी है, मतलब ये इसका करेक्टर है वैरायटी का। इससे हम लोग पहचानते हैं कि ये बोने काला नमक की प्रजाति है। और भी किस्में है, देखिए ये इरेक्ट। अब देखिए ये जो वैरायटी है स्वर्णा है, और स्वर्णा ये बहुत पॉपुलर वैरायटी है। स्वर्णा की जो पत्तियां होती हैं वो डार्क ग्रीन होती हैं, और पौधा छोटा होता है तो इसमें रिस्पांस भी बड़ा अच्छा मिलता है। तो हम लोग का यही है कि हम लोग स्वर्णा प्लांट टाइप को सेलेक्ट करें, और इसमें जो भी वैरायटी हमारी फिलीपीन से, चाहे हैदराबाद से या कटक से आती है, उसमें हमारी ये कोशिश रहती है कि वो डार्क ग्रीन लीफ हो, इरेक्ट लीफ हो, और उसकी पैदावार भी कम से कम मतलब 25 क्विंटल तो हो ही, 25 क्विंटल प्रति एकड़ जो है। उस बैरियर को हम लोग तोड़ करके आगे मतलब 30 क्विंटल तक जाना चाह रहे हैं। आप देखेंगे ये संभा सबोन वैरायटी है, और हमारा जो काम है पहले बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के लिए था, तो ये सबोन वैरायटी है, मतलब कि सबमर्जेंट टॉलरेंस का इसमें जीन है, और इसकी भी पत्तियां देखिए बिल्कुल इरेक्ट है। और ये यदि 15 दिन पानी में डूब जाए तो भी इसको मतलब कि सर्वाइव करता है, उसका जो बेस है। और फिर उसमें हम जो है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट करके, जैसे पोटास है, फॉस्फेट है, और अब सागरिका आ गया है, तो उसको दे करके कैसे हम पौधे का क्विक ग्रोथ होगा और उसकी उपज क्षमता में कोई कमी नहीं होगी। तो ये भी एक बहुत बढ़िया प्लांट टाइप है, और इसका हम बीज भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जो भी बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है उसमें इसकी बीज की काफ़ी डिमांड है, क्योंकि खाने में भी ये चावल इसका बहुत अच्छा है। शादी ब्याह में भी इसको लोग यूज करते हैं। किसानों ने बताया कि बड़ी अच्छी ग्रेन क्वालिटी है इसकी। तो इसका करीब हम 1-1.5 एकड़ में, अभी हम इसका आपको न्यूक्लियस सीड दिखाएंगे, न्यूक्लियस सीड पैदा करते हैं और फिर ब्रीडर सीड पैदा करते हैं, और जो भी किसान हैं वो बीज ले जाते हैं एडवांस में। इतनी ज़्यादा डिमांड है कि हम उनकी आवश्यकता पूरी नहीं कर पाते हैं। और ये बीज हमने फिलीपीन से मंगाया था, फिलीपीन से मंगा करके बीज मल्टीप्लाई करके किसानों के यहाँ टेस्ट किया, और फिर उसको हम उसका शुद्ध बीज पैदा कर रहे हैं। ये हमारा न्यूक्लियस सीड प्रोडक्शन का प्लॉट है। न्यूक्लियस सीड का क्या होता है कि हम लोग इसमें करीब 200-250 बालियाँ लेते हैं, और हर एक बाली को एक एक लाइन में लगाते हैं। आप देखेंगे यहाँ से वहाँ तक जो है ये पूरा जो है संभा सबोन किस्म है, और इसमें हम देखते हैं कि कोई सेग्रीगेशन हो रहा है, कोई प्लांट टाइप डिफरेंट है, तो उसको हम लोग काट के निकाल देते हैं। इसके पीछे देखेंगे कि PR 126 वैरायटी है, ये पंजाब में आजकल नंबर 1 वैरायटी है, और इसका भी हम लोग देखे हैं कि डायरेक्ट सीडिंग में इसका बड़ा अच्छा उपज है। रोपाई में भी देखिए इसका प्लांट थोड़ा बड़ा है, हालांकि पंजाब में तो 150 किलो नाइट्रोजन देते हैं, लेकिन उसमें भी ये गिरता नहीं है। और किसानों को मतलब सीधी बुआई में भी एक किस्म जो बड़ी अच्छी है, रोपाई में भी अच्छी है। तो उसका भी हम लोग ट्रायल कर रहे हैं कि इसका सीड प्रोडक्शन करके, मतलब इसका भी न्यूक्लियस सीड हम पैदा करते हैं। करीब 17 वैरायटीज़ का न्यूक्लियस सीड प्रोडक्शन है, जो हमारी प्रॉमिनिंग वैरायटीज़ होती हैं जिनका कि डिमांड ज़्यादा होता है, तो उनको हम एक एक लाइन लगा करके, और फिर विद इन द लाइन और बिटवीन द लाइन हम उसका सिलेक्शन करते हैं, और फिर इसका हम न्यूक्लियस सीड पैदा करते हैं, इसको ट्रायल वगैरह में यूज़ करते हैं। और जब हमारी इसकी डिमांड बढ़ जाती है तो फिर इसको हम ब्रीडर सीड लार्ज क्वांटिटी में पैदा करते हैं। PR मतलब पंजाब राइस है, और इसकी बालियां भी काफ़ी बड़ी है। देखिए आप जो है इसका 50% फ्लावरिंग शुरू हो गया है। जो अनुसंधान है सीधी बुआई पे, और आप देखेंगे कि इसमें फिलीपीन से भी वैरायटीज़ आई हुई हैं जो कि उधर फ्लावर कर गई है। और इसमें हम जो बौनी किस्में हैं, मतलब कम से कम 100 सेंटीमीटर हाइट की हो, उसका सिलेक्शन करते हैं। इसमें हाइब्रिड वैरायटीज़ भी हैं। हाइब्रिड वैरायटी की वैसे हाइट थोड़ी ज़्यादा है, तो हम लोगों की ये कोशिश है कि जो 100 सेंटीमीटर हाइट वाली वैरायटी है उसको सेलेक्ट करें। और इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो वीट कंट्रोल का है,
क्योंकि जब हम रोपाई करते हैं तो शुरू में जो खरपतवार होते हैं वो मिट्टी में मिल जाते हैं, तो पौधे को ग्रोथ जो बड़ी फास्ट होती है। लेकिन इसमें क्या है कि घास का बीज पहले उगता है, फिर धान का बीज उगता है। 3-4 दिन में घास का बीज उगेगा, उसके बाद फिर धान का बीज उगेगा। तो उसी पीरियड में हम लोग एक प्री इमरजेंस वीडिसाइड है पेंडिमिथिलिन, उसका हम लोग 1000 से लेकर के 1200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से हम लोग स्प्रेइंग कर देते हैं। और उनसे क्या होता है कि जो वीड पहले आने वाले होते हैं वो सारा का सारा जो है कम हो जाता है, और इनिशियल वीड कंट्रोल हम लोग कर लेते हैं। उसके बाद जो दूसरा फ्लश आता है करीब 20 से 25 दिन बाद, उसके लिए हम लोग जो नामिनी गोल्ड है उसका छिड़काव करते हैं। तो आपको देखिए कि खेत में हमारे कोई आपको खरपतवार नहीं है। यदि इक्का दुक्का खरपतवार रहता है तो फिर उसको हम लोग निकाल करके हाथ से निगौनी करके जो है निकाल देते हैं। लेकिन ये एक नई तकनीक है, जैसे हम गेहूं बोते थे उसी तरीके से हम लोगों की सोच है कि हम लोग धान की भी खेती करें। तो जो शुरू में पानी की आवश्यकता होती है वो पानी की आवश्यकता नहीं हो। इसमें हम लोग 9 जून को बुआई किए थे, और करीब पहली जो बारिश हुई वो 24 जून को हुई। मतलब कि बीज जो है खेत में पड़ा था, हम लोगों ने इसमें कोई सिंचाई नहीं किया। और जैसे किसान जो हमारे रेनफेड किसान हैं कि वर्षा का पानी का इंतजार करते हैं, और फिर उनकी तरह से हम लोगों ने फिर इसमें जातियों का लगाया है इसमें। और फिर हमारी कोशिश है कि ऐसी जातियों का चुनाव करें जो थोड़ी ड्राउट रेजिस्टेंट हो और हाई यील्ड हो। ये हमने एक डिमॉन्स्ट्रेशन प्लाट लगाया है। जो पुरानी रिलीज वैरायटी है उसमें ये सरजू 52 है। सरजू 52 भी सीधी बुआई के लिए बड़ी उपयुक्त किस्म है, लेकिन इसमें हम जो और भी किस्में हैं करीब 6-7 जो प्रामजिंग है, यहाँ तक कि हमने तेलंगाना सोना भी लगाया है जो आजकल साउथ में सबसे बढ़िया, खाने में बहुत बढ़िया है, उसको भी लगाया है डाइट सीडिंग में। तो आप देखेंगे कि करीब इसमें 400 वैरायटीज़ हैं, और हम लोग 3 रो के प्लॉट में या 4 रो के प्लॉट में, 5 रो के प्लॉट में रेप्लिकेटेड भी है, उसको हम लोगों ने लगाया है। और इसमें जो ज़्यादा उपज वाली है, जैसे कि हमने कहा कि कम से कम 20 क्विंटल प्रति एकड़ की उपज हो, और फिर इसे यहाँ से हम लोग फिर बड़े प्लॉट में ले जाते हैं। यहाँ तो 3 लाइन में है जिसमें कि हम लोग वैरायटी का इवैल्यूएशन करते हैं। बाद में हम इसको 10 स्क्वायर मीटर में ट्रायल करते हैं, फिर 15 स्क्वायर मीटर में 3 एप्लीकेशन में करते हैं। तो कम से कम हम 3 साल करने के बाद फिर इस नतीजे पे आते हैं कि जो वैरायटी अच्छी है उसको फिर हम लोग जो है किसानों के यहाँ टेस्ट के लिए अनुशंसित करेंगे। आप देखिए कुछ वैरायटीज़ फ्लावर कर गई हैं, और ये वैरायटीज़ जो है हमारा अक्टूबर के पहले सप्ताह में या दूसरे सप्ताह तक कट जाएगी। तो जो वर्षा आधारित खेती है उसमें ये वैरायटीज़ जो है काफ़ी उपयोगी साबित होगी, और हम लोग चाहते हैं कि ये भविष्य में किसान जो है इसमें पानी की भी करीब 30 से 40% बचत हो जाती है। यदि वो हाई रेनफॉल वाला एरिया है तब तो कम कोई पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन यदि वर्षा नहीं हो तो इसमें करीब 3 बार पानी देना पड़ता है। और हम लोग जो किस्म का चुनाव करना चाह रहे हैं कि वो वर्षा आधारित हो, उसमें कोई पानी नहीं देना पड़े। तो अगले साल से हम लोग उसको झारखंड में भी कुछ टेस्टिंग करेंगे डायरेक्ट सीडिंग में, और उनके साथ मिल करके फिर हम लोग वैरायटीज़ का सिलेक्शन करेंगे।